बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और इसी टॉपिक का दूसरा नाम है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं दो तरह के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे इनका नाम शो कर रहा है कि वो मेथड्स हैं जो सेंट्रल बैंक वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए अपनाता है या जिसमें क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। इसमें कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स की बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है। तो इसको कम ज़्यादा करके क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक्स को कम अमाउंट इश्यू होगी और वो कम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बैंक रेट को कम कर देगा तो ज़्यादा अमाउंट इश्यू होगी रीडिस्काउंटिंग के बाद और उससे ज़्यादा क्रेडिट इश्यू हो सकता है। तो इस तरह से क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है सेंट्रल बैंक। सेकेंड मेथड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेंट्रल बैंक का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जो डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज हैं उनकी सेल एंड परचेज करता है ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक। अब कब सेल किया जाता है, कब परचेज किया जाता है? लाइक जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन के केस में सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है ज़्यादा, उसे कम करने के लिए सेंट्रल बैंक जो डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं उनको सेल करता है। सिक्योरिटी सेल कर देता है कमर्शियल बैंक्स को या पब्लिक को और उनसे जो अमाउंट है उसे कलेक्ट कर लेता है। सप्लाई मनी कम हो जाती है और प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाती हैं, डाउन आ जाती हैं, फॉल कर जाती हैं, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से जब डिफ्लेशन एग्जिस्ट करती है, सप्लाई ऑफ मनी कम होती है, तो लोगों को क्वांटिटी ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, उनको सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। जब परचेज करता है तो मनी दे देता है लोगों को, तो सप्लाई मनी इंक्रीज कर जाती है, तो जो गिरी हुई कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से कंट्रोल करता है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी क्वांटिटी ऑफ मनी को या सप्लाई ऑफ मनी को, सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कम ज्यादा करता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब देखें, आपने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखवाना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उसकी एक लिमिट होती है, डिफरेंट रेशियो होती है। तो जब कभी क्रेडिट की सप्लाई को कम करना चाहता है सेंट्रल बैंक तो इस रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है कि ज़्यादा रिजर्व रखवाएं। जब ज़्यादा रिजर्व रखवाएंगे तो कम लोन इशू होगी। इसी तरह से जब कभी देखता है कि ज़्यादा लोन इशू करने की ज़रूरत है तो रिजर्व रेशियो को कम कर देता है कि थोड़ा रिजर्व रखवाया जाए, लाइक 5%, तो ज़्यादा लोन इशू होंगे। तो इस तरह से रिजर्व रेशियो को कम ज़्यादा करके भी क्वांटिटी ऑफ मनी को, क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। लास्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, फ्लो ऑफ कैश है। तो जितने ज़्यादा सेंट्रल बैंक ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपने लिक्विडिटी या लिक्विड एसिड्स या कैश जो है वो ज़्यादा रखना है अपने पास, उतने ही कम लोन इशू होंगे। और जितना इस लिक्विडिटी रेशियो को कम कर दिया जाएगा उतने ही ज़्यादा लोन इशू कर सकते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो इस तरह से भी क्रेडिट को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। सेकेंड टाइप है जी क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स को सेलेक्टिव मेथड्स भी बोला जाता है, जिसमें बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट है उसका कंट्रोल किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट से क्या मुराद है कि किस सेक्टर में लोन देने हैं, कितने लोन देने हैं, ठीक है, किस सेक्टर में ज़्यादा किस में कम, तो उसे कंट्रोल किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल बैंक टाइप ऑफ लोन्स को स्पेसिफाई करता है और सेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है कि आपने किस सेक्टर में लोन इशू करने हैं, किस में नहीं करने। अब इसकी जो डिटेल है वो देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहला मेथड है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में लिमिट मुकर्रर कर देता है सेंट्रल बैंक डिफरेंट बैंक्स की कि किस हद तक वो क्रेडिट इशू कर सकते हैं। लाइक एग्रीकल्चरल बैंक है तो वो किस हद तक क्रेडिट इशू करेगा, ज़्यादा करेगा या कम करेगा। इंडस्ट्रियल बैंक है तो उसके लिए क्या लिमिट्स हैं। तो एक लिमिट मुकर्रर कर देता है कि उससे ज़्यादा लोन्स या क्रेडिट जो है वो इशू नहीं कर सकते जो बैंक्स हैं।
तो स्पेसिफाई कर देता है कि किस बैंक ने कितने लोन्स इशू करने हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट रेशनिंग। इसी तरह से इंपोर्ट के लिए कितने लोन्स इशू होंगे, एक्सपोर्ट के लिए कितने लोन्स इशू होंगे, एग्री, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, किस सेक्टर में कितने लोन इशू होंगे, तो ये क्रेडिट रेशनिंग है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में सेक्टर्स को स्पेसिफाई कर देता है। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट डिस्काउंट रेट स्पेसिफाई कर देता है। बेसिकली पर्पस क्या होता है? क्रेडिट को कंट्रोल करना। जिस सेक्टर में लोन्स इश्यू करना चाहता है वह रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। जिस लोन्स में जो क्रेडिट है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। तो इस तरह से क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। जैसे इसका नाम ही शो कर रहा है कि जो लोन्स कंज्यूमर्स को इश्यू होते हैं फॉर दी परचेज और फॉर दी रूटीन लाइफ, जो है वो जो भी लोन्स इश्यू होते हैं लाइक जैसे इंस्टॉलमेंट सेल होती हैं, हायर परचेज है, तो उस केस में उससे कंट्रोल करना। उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लाइक नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कम ज़्यादा करके, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को कम ज़्यादा करके, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक अगर कंज्यूमर लोन्स इश्यू नहीं करना चाहता सेंट्रल बैंक या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देता है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को कम कर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, यानी हार्ड कर देता है टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो कंज्यूमर लोन्स इश्यू नहीं हो पाते, कंट्रोल हो जाते हैं। इसी तरह से जब इश्यू करना चाहता है तो सॉफ्ट कर देता है टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा, इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट को कम कर देगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को बढ़ा देगा, ईजी कर देगा कंज्यूमर्स के लिए। तो इस तरह कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू एंड लोन अमाउंट। लोन के लिए जब आप बड़ी अमाउंट का लोन लेते हो तो बैंक आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी रिक्वायर करता है। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है सिक्योरिटी की वैल्यू का, सिक्योरिटी हमेशा ज़्यादा वैल्यू की होती है और जो लोन इश्यू होता है वो कम वैल्यू का होता है। जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है? मार्जिन। लाइक अगर आपको 60 रुपए के लोन के लिए बैंक कहता है कि आप 100 रुपए की चीज लेके आए, तो जो दोनों का डिफरेंस है 40 रुपीज, वो क्या है? मार्जिन। तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज्यादा करके भी क्रेडिट को कम ज्यादा किया जा सकता है और सेंट्रल बैंक इस चीज को यूज करता है। लाइक जहां लोन इशू नहीं करना चाहता, जैसे स्पेकुलेशन हो गया, तो फिर क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। ठीक है। और जहां लोन इशू करना होता है जैसे प्रोडक्टिव पर्पसेस हो गए तो उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। नेक्स्ट मेथड इज एडवांस डिपॉजिट। ये बेसिकली इंपोर्टर्स के लिए है जिन्होंने एलसी खुलवाना होता है, ओपन करवाना होता है उनके लिए, कि अगर इंपोर्ट्स के लिए जो अमाउंट है या क्रेडिट है वो इशू नहीं करना चाहता सेंट्रल बैंक, तो डायरेक्शंस जारी कर देता है इंपोर्टर्स के लिए कि अगर वो इंपोर्ट्स करना चाहते हैं तो फिर उन्हें एडवांस अमाउंट डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो इस तरह से इंपोर्ट्स को के लिए क्रेडिट को कंट्रोल कर लेता है कि इंपोर्ट के लिए क्रेडिट जो है वो इशू ना हो, एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा हो। तो ये भी एक तरीकाकार है जो कि अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट सीलिंग। सीलिंग क्या है? अपर लिमिट। तो एक मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर देता है सेंट्रल बैंक कि इस मैक्सिमम हद तक जो है वो लेंडिंग होगी, लोन्स इश्यू होंगे, इससे ज़्यादा लोन्स जो है वो बैंक्स इश्यू नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी क्रेडिट को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव्स। सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस इश्यू करता है बैंक्स को, इसी तरह से जनरल पब्लिक को अबाउट इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग ऑपरेशन। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब उनको डायरेक्शंस देता है कि आप किस तरह से डील करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट क्या होगी, कितने लोन्स इश्यू करेंगे, तो इस तरह से भी कंट्रोल कर सकता है सेंट्रल बैंक क्रेडिट को। नेक्स्ट वन इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी करके, इन्फॉर्म करके बैंकों को और पब्लिक को अबाउट द क्रेडिट एंड बिजनेस कंडीशन, जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश कराई जाती हैं, ट्रेड के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, पब्लिक फाइनेंस के हवाले से, मनी मार्केट के हवाले से। इसी तरह जो वीकली स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, वो
इशू करवाई जाती है ताकि आवाम को पता हो कि सिचुएशन क्या है और लोन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे बैंक्स के थ्रू या नहीं होंगे। तो ये भी एक तरीकाकार है जिसके थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन भी कर सकता है सेंट्रल बैंक क्योंकि वो लीडर होता है। मोरल सुएशन के अखलाकी तरकीब देना, ठीक है, इसमें गाइडलाइंस देता है, इसी तरह से रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कि वो लोन्स को ज़्यादा इशू करें या लोन्स को कम इशू करें। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू किया जा सकता है। द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन। जब बातों से नहीं मानते सेंट्रल बैंक्स, फॉलो नहीं करते मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक की, तो फिर कमर्शियल बैंक्स के लिए डिफरेंट तरह की पेनल्टीज रखी होती हैं सेंट्रल बैंक में। वो डायरेक्ट एक्शन लेता है, पेनल्टी डाल देता है, उनका जो लाइसेंस होता है उसको कैंसिल कर देता है, अपनी लिस्ट में से निकाल देता है, उनकी बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट नहीं करता, उनको लोन्स इशू नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता। तो ये डायरेक्ट एक्शन है। इसके थ्रू भी अपनी बात मनवा सकता है और क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है सेंट्रल बैंक।